चिल्लाते रह जाएंगे और वो मीडिया चैनल से आपको या तो गायब कर देंगे या आपके काटे हुए वीडियोस चला के बोलेंगे कि आप तो एंटी नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी हैं। भूख हड़ताल पर बैठने से क्या होता है? उन लोगों की अंतरात्मा थोड़ी है कि आप गांधी की तरह उनकी अंतरात्मा को अपील करेंगे। इन तमाम सवालों को हमसे बार बार पूछा गया और मुझे ऐसा लगा कि ये किसी भी इंसान के लिए बहुत वाजिब सवाल हो सकते हैं। तो इन कुछ सवालों पे मैं बात करना चाहूंगी। जब हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स, क्यों हर बात में पॉलिटिक्स बोलना है? एक साथी यहाँ पे आए थे, एक सज्जन वो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स पे क्यों बात आप करेंगे। तो हम जो शब्द अपने मुंह से कहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं, वहां पे कितनी फीस देंगे, वहां पे किनका प्रवेश होगा, किनका प्रवेश नहीं होगा, जिन सड़कों पे चलते हैं, उन सड़कों पे जब चलते हैं तो कोई वीआईपी का काफिला निकलेगा तो वहां पे जो काम कर रही महिलाएं हैं उनके साथ बर्बरता होगी कि सम्मानपूर्वक जीवन होगा। ये चीज पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। वो राजस्थान विश्वविद्यालय, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जहां पे लंबे समय से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में जो लोकतंत्र का सेटअप खड़ा होता है वो बार बार इस चीज को कॉन्ट्रास्ट करता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरीके का गंद मचाया हुआ है उसके विपरीत एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन करने वाला, डिसएग्री करने के साथ साथ भी डिसरिस्पेक्टफुली बात रखने वाला वो कल्चर क्या होता है, लिखने पढ़ने बात कहने वाला वो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्पेस और चुनाव का प्रोसेस हमें दिखाता है। इसलिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज से उनका खुद को रिप्रेजेंट करने का अधिकार छीन लो, जिसके खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सेटअप जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी पॉलिटिक्स क्या होगी। किसी राजस्थान में, किसी हिंदुस्तान में जब आप पहाड़ों को ध्वस्त करते जाएंगे, पेड़ पे पेड़ काटते जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पे, और उस डेवलपमेंट से इस देश के आम लोगों को वंचित किया जाएगा बार बार, तो ये कौन सी पॉलिसी होगी, किसके पक्ष में ये डेवलपमेंट होगा, ये जो डिसाइड करता है उसका नाम पॉलिटिक्स है। इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम जब यूनिवर्सिटी स्पेस में आते हैं तो हमसे, जब मैं आती हूँ, जेएनयू आती हूँ, डीयू, मेरा एडमिशन डीयू से शुरुआत हुई, तो वहाँ पे यही आईसा के 4 साथी एक नाटक परफॉर्म कर रहे थे और उस नाटक के पीछे एक बैनर लेकर के खड़े हुए थे साथी कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। आज ये जो विजन है कि जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, और जो सड़कों पे संघर्ष उतरते हैं, जो लोगों की लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इस आइडिया को आज डाइल्यूट किया जा रहा है। इसलिए भी आज 80th इंडिपेंडेंस डे के ईव पे यहां जयपुर में आकर के इन आइडियाज पे बात करना मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक एजुकेशन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको आगे आने वाली जनरेशन को सत्ता पक्ष के सामने नाक रगड़ने के लिए तैयार करना है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि उस महफिल में जहां पे राजा के तमाम लोग राजा को कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, 56 इंच का आपका सीना है, नॉन बायोलॉजिकल आप व्यक्ति हैं, विश्व गुरु आप ही के रूल के अंडर बने हुए हैं, वहां पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि इस देश में जितनी बेरोजगारी की मार इस देश के युवा और नौजवान लोग झेल रहे हैं, उतनी बेरोजगारी की मार अगर कभी थी तो शायद अंग्रेजों की गुलामी के दौर में थी। ये बात कहना 56 इंच के सीने वाले राजा को कि आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये बात अगर कोई इस देश के सिटीजन सीखते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज में सीखते हैं। ये बात सीखना कि हमारा धर्म, हमारा जाति,
हमारा जेंडर, हमारा भाषा, हमारा क्षेत्र, इन सब चीजों पे आधारित हमारे डिफरेंसेस, हमारी विविधता में एकता की बात है। हम सब के अंदर जो डिविजन्स है उसको नफरत और द्वेष में परिवर्तित करने का एक साधन नहीं है। ये चीज अगर हम कहीं सीखते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज में सीखते हैं। इसलिए पढ़ाई की ये लड़ाई, शिक्षा की ये लड़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस पढ़ाई को बचाने के लिए हम बार बार सड़कों पे उतरते हैं। टीयर गैस शेल्स से जब आंखों से आंसू निकलते हैं, या पुलिस की लाठियों में जो कील होते हैं जब आपके बदन पे गड़ते हैं और आपका पैर खोल के रख देते हैं, जब पैलेट गन से आपका परमानेंटली विजन इंपेयर हो जाता है, हियरिंग इंपेयर हो जाता है, तो कोई शौक से नहीं उतरता है सड़क पे। मजबूर करते हैं सत्ता में बैठे लोग कि अपनी निजी सुरक्षा को दांव पे लगा करके अपने जिंदा रहने के, अपने पढ़ पाने के, अपने आजादी के अधिकार के लिए सड़क पे उतरो, इस चीज के लिए विवश करते हैं हमें सत्ता पक्ष के लोग। तो पहली बात तो ये कि पॉलिटिक्स क्यों करते हैं। पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि एक लंबे समय से आपने हम लोगों के साथ इतनी पॉलिटिक्स कर दी है कि हम ये भूल चुके हैं कि वो नींव क्या थी जिस पे आजाद हिंदुस्तान को खड़ा किया गया था। वो शहादतें क्या थी जिसके लिए हंसते हंसते एक 17 साल के खुदीराम बोस और 23 साल के भगत सिंह फांसी पे चढ़ जाते हैं। वो शहादत के पीछे का जज्बा और विजन ऑफ इंडिया क्या था, ये भुला दिया है आपने हमें। इसलिए पॉलिटिक्स पे बात करना जरूरी है, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स करके हिंदुस्तान के नक्शे को, उसके आइडिया को धूमिल कर दिया है हम सबके सामने। और दूसरी बात कि भूख हड़ताल ही क्यों, प्रोटेस्ट करने से क्या हो रहा है। सब लोग तो बार बार सड़कों पे उतरते हैं, पुलिस डिटेन कर लेती है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार के अंदर कोई अंतरात्मा तो है नहीं कि आपकी भूख हड़ताल से उनका दिल पिघल जाए। तो ये बोलते हुए बहुत खुशी होती है मुझे कि सरकार के अंदर कोई दिल नहीं है जो हमारी भूख हड़ताल से पिघलेगा नहीं। इस बात का यकीन तो हमें बहुत लंबे समय से है, 1990 से है, 2002 से है। उसके बाद जितने नफरत के कारोबार इन्होंने लगाए हैं वो साक्षी है इस चीज का कि इनके अंदर सच में कोई अंतरात्मा नहीं है। तो हमारी भूख हड़ताल थी किस लिए, क्यों बैठे हुए थे? एक 60 साल की सोनम वांगचुक, एक 21 साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे? हम भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि भले ही सत्ता में बैठे लोगों की राजनीति से हम भले वाकिफ हों, वो इस वक्त लोकतंत्र के तमाम स्तंभ को गिरा रहे हैं और कैसे गिरा रहे हैं इस चीज से हम अगर वाकिफ हों, लेकिन हिंदुस्तान की जो आम जनता है जिसने अपने खून से सींचा है इस धरती को, उस जनता के अपने लोकतंत्र को बचा लेने के जज्बे से भी हम वाकिफ थे। तो वो जनता जो शायद ये समझ बैठी थी कि भाजपा सरकार उसके लिए विकास का एक तरीका बनेगा, उस जनता के सामने इस चीज को दिखाना, कहना, प्रदर्शित करना बहुत जरूरी था कि वो लोग जो रेड फोर्ट पे खड़े होकर के विमेन्स एम्पावरमेंट बोल करके आंसू बहाते हैं, वो लोग जो एक दलित व्यक्ति के घर पे जाके पैर धो करके उसको पीने का नाटक करते हैं कि हम जात पात में नहीं मानते, वो लोग जो लिप सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम जेंजी की बात सुनेंगे, फिर मोहन भागवत जाके उस नौजवान से कहते हैं कि बुजुर्गों के सामने आवाज हम कभी नहीं उठाते थे। ये पता नहीं कौन सी नई जनरेशन है जो ऐसा करती है, आप भी मत करिए। ये तमाम जो आइडियाज हैं, ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने सत्ता पेश करती है और हम लोगों को ट्रेन करती है कि हम भी इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करें, इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। इसलिए वो 23 दिन जब हम भूख हड़ताल पर बैठे रहे, हर दिन जब आम लोग हमारे पास आते थे, स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, कोई कहता था कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि बार बार भाजपा को वोट किया,
इनकी नफरत की राजनीति को थोड़ा पीछे रखा और इनके विकास के वादों पे भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से आज हमारे देश के नौजवान और छात्र आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। माफी चाहते हैं हम आपसे कि आप हमारी वजह से भूख हड़ताल पर बैठे। एक स्टूडेंट जो नीट की परीक्षा के बाद अपनी जान लेने पे मजबूर हो गए थे, उनके पिताजी आते हैं हमारे पास, पौना घंटा हमारे साथ बैठते हैं और हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि आपने मेरे बेटे को एक आंकड़ा नहीं बनने दिया, आज लोग उसका नाम जान रहे हैं और उस जैसा किसी और के साथ ना हो, इस चीज को इंश्योर करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी ताली बजाने वाली बात आएगी। फिर वो कहते हैं कि मैं एक लंबे समय से भाजपा का समर्थक रहा हूं, न सिर्फ खुद वोट करता था भाजपा को, अपने पूरे परिवार को वोट करवाता था, लेकिन अब मेरी ये जो लॉयल्टी है भाजपा के प्रति, मेरे एरिया के एमएलए एमपी की जात धर्म देखने की वजह से चाहे वो हो, या जो एक स्पेक्टिकल क्रिएट किया गया है मीडिया में नरेंद्र मोदी अमित शाह का, उसके धोखे में आने की वजह से हो, मैं मानता था कि ये सरकार शायद हमारे बच्चों का भविष्य रोजगार सुनिश्चित करेगी, लेकिन अब मेरी ये सालों की लॉयल्टी भी मेरे मरे हुए बेटे को वापस नहीं ला सकती। तो क्या होता है भूख हड़ताल से? एक 80 साल पुराने देश की लड़खड़ाती हुई लोकतंत्र की व्यवस्था को उसमें वापस जान फूंक देने का काम करता है भूख हड़ताल। वो इंसानियत जिसको शायद हम कोसों पीछे छोड़ आए थे, भूल आए थे कि जाति के बियॉन्ड, धर्म के बियॉन्ड, क्षेत्रवाद के बियॉन्ड हिंदुस्तानी होने का, कॉमन सिटीजन्स होने का भी एक रिश्ता है, जिसके तहत एक दूसरे के हर संघर्ष में शिरकत करनी है हमें। शायद कभी भूल आए थे। ये होता है पॉलिटिक्स से कि वापस इस देश को याद आ गया है कि 1947 की लड़ाई जिस संघर्ष से जीती गई थी, उस संघर्ष का जज्बा क्या था, उस संघर्ष में सॉलिडारिटी कैसी दिखती थी। और आज पूरे देश भर में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अलग अलग शहरों में इस देश का नौजवान वापस उस 1947 की लड़ाई को दोहराएगा और एक नए भारत का निर्माण करेगा। वो नफरत की आग जिसमें झुलस रहा है हिंदुस्तान, उस झुलसे हुए हिंदुस्तान की राख को समेट करके एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे हम यहाँ पे। ये जो नया साल होगा हमारे इंडिपेंडेंस का, ये सिर्फ एक तारीख नहीं होगा कैलेंडर में, ये इस चीज का प्रमाण होगा कि जब हिंदुस्तान में सत्ता में बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जब संसद भूल जाती है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो सड़कें याद दिलाती है उसे कि लोकतंत्र क्या होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अगर इस देश को हमें नया बनाना है तो निसार है इस नए हिंदुस्तान के नए विजन पे हमारे तमाम संघर्ष, हमारा तमाम शारीरिक बल, हमारी मानसिक मेहनत सब निसार करने को तैयार हैं। हम ये भी देखने को तैयार है कि कितना दम है उस स्टेट में जो इस वक्त आम हिंदुस्तान के लोगों को कत्ल करने पे आमादा है। इसलिए सरफरोशी की तमन्ना सिर्फ एक नारा नहीं होगा, नए हिंदुस्तान को नए तरीके से इजाद करने की नींव रखी जाएगी इस नए नारे पे, इस पुराने नारे पे। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस नारे को जिंदा रखिए दोस्तों, इस नारे को
को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हिंदुस्तान का संघर्ष बार बार इस नारे को मुकम्मल करने की मांग आपसे करेगा। इस नारे को मरने मत दीजिए। इस नारे ने हमें एक हिंदुस्तान दिया था, यही नारा अब हमें एक नया हिंदुस्तान देगा। ऐसा हिंदुस्तान जहां पे ना भाजपा और ना आरएसएस की कोई जगह होगी। अगर जगह होगी तो सिर्फ जमहूरियत की, अगर जगह होगी तो संविधान की, अगर जगह होगी तो हिंदुस्तान के आम नागरिकों की। बहुत बहुत शुक्रिया।